जब ये मुफाहमत या मुआहिदा हो रहा था, खदशात तब भी थे कि अगर कहीं से कोई गलती हुई तो ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और कल भी मैं अपने गेस्ट से सवाल कर रही थी कि जो एक जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ममालिक की गलत फहमियों का फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। और अब लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है क्योंकि फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसे नहीं होगा, मामलात कंट्रोल में है अभी तो। और ईरान ने 3 रोज़ कबल ये कहा था कि जो उन्होंने एक मख़सूस रास्ता बताया है, उसके ऊपर आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि ईरान ने ये भी कहा था कि अगर आप इससे हट के कोई इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसको हम हुँ। इजाज़त नहीं देंगे और हमें इत्तला दे के करें। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि अभी तक एमओयू हुआ है, ना कि मुआहदा हुआ है। हुँ। और एमओयू के ऊपर स्टेप वाइज़ अमल होगा और ज़ाहिर है फिर उसके साथ स्टेप वाइज़ ईरान और अमेरिका दोनों एक-दूसरे के लिए कंसेशंस देना शुरू होंगे। अब इसके अंदर जो सबसे अहम बात है कि ईरान का इसमें मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने शील्ड माइन्स बिछाई हुई हैं एक बड़ी तादाद के अंदर और साथ जी। उनकी मिडजेट सबमरीन्स वहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से गन बोट्स मौजूद हैं, उनकी नेवल डिप्लॉयमेंट्स हैं और दीगर उन्होंने जो भी अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए और हुर्मुज़ को अपनी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के अंदर तब्दील करने के लिए ज़ाहिर है कुछ नेवल इक़दामात तो उन्होंने किए होंगे। हुँ। और यही वजह है कि ईरान ने तंबीह की थी कि आप ऐसा कर जब भी करेंगे, कोई भी वेसल वहाँ से मूव करेगा तो हमें उसकी पेशगी इत्तला मिलेगी। मेरा ख़्याल है वो जो सिंगापुर का जहाज़ था उसका कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई या व्हाटएवर द रीज़न जी, मे जी। बी, ये तो ख़ैर बाद में ही पता चलेगा। लेकिन वो उन्होंने जब किया तो फिर ज़ाहिर है एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। अब देखना ये है कि क्या ये ईरान ने किया या थर्ड पार्टी ने किया, क्योंकि इससे पहले हमें मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर बहरीन में, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर ये नज़र आया कि और ख़ास तौर पे ओमान के अंदर, तुर्किया के अंदर हुँ। भी कि जब मुख्तलिफ हमले हुए और पता ये चला कि ईरान ने उनसे इनकार कर दिया। और ये जो जासूस पकड़े गए इन ममालिक के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, ये भी तमाम या इज़राइल के थे या भारत के थे। हैरानकुन बात ये है कि इनको तो ईरान का होना चाहिए था क्योंकि हुँ। जंग हो रही थी तो ईरान के लोग पकड़े जाने चाहिए थे, लेकिन पकड़े गए इज़राइल और इंडिया के। ये ऐसा कहना है इन अपने जीसीसी ममालिक का। जी। तो इससे तो साबित ये होता है कि थर्ड पार्टी तो इसमें ज़रूर स्पॉइलर तो वो मौजूद है, हमें हुँ। सबको पता है और वो किरदार अदा करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। उनको रोक सकता है तो सिर्फ़ अमेरिका, लेकिन अमेरिका भी जो अभी बातचीत जितनी नज़र आ रही है, वो ज़बानी कलामी नज़र आ रही है। देखिए बात ये है, मैं आपको एक छोटी-सी गुज़ारिश करूँ, इस टाइम पे चाहे कोई प्रोजेक्टाइल है, चाहे कोई मिसाइल है या कोई भी हमला है, क्या अमेरिका की सैटेलाइट्स और सिर्फ़ इस टाइम पे जो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड ज़ोन है इस टाइम पे, वो तो यही रीजन है। जी, तो जी। अमेरिका हुँ। के जो जहाज़ हैं, एवैक्स हैं, दीगर उनकी सैटेलाइट्स हैं, उनके दीगर ऐसे चीज़ें मौजूद हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं, जो हमवक़्त परवाज़ कर रहे हैं और लोगों को एक-एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनको नहीं पता चला कि ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से आई है, किस बिल्कुल, तरफ से बिल्कुल। आई है। हुँ। इससे पहले भी जो हमले हुए, उनको ये नहीं पता चला कि ये किस जगह से आया। दिस शोज़ कि कहीं न कहीं अमेरिकन सिक्योरिटीज़ apparatus जो है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हुँ। उसके अंदर भी कहीं इज़राइल के प्रो लोग जो हैं, वो बैठे हुए नज़र आ बिल्कुल। रहे हैं या फिर हुँ। डिलिबरेट इग्नोर किया जा रहा है। अब जो अमेरिका ने हमले किए हैं या उसके ऊपर रिएक्शन के अंदर ईरान की जानिब से जवाब आया है, ये वक़्ती तौर पे है। आई डोंट थिंक कि अरब ममालिक अब मुतहम्मल हो सकते हैं किसी एक बड़ी तवील जंग के लिए, जिससे पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो, जिससे पूरी दुनिया का जो ट्रांज़िट सिस्टम है, वो जी। मुतासिर हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन और सी लाइनिंग मुतासिर हो जाए। हुँ, आई हुँ। डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी सो ईज़ी टुडे। तो अब्दुल्ला साहब, फिर हम ये कहें कि ईरान ज़्यादा सख्त रवैया दिखा रहा है? अगर तो मुआहिदा चल रहा है, अभी बात चल रही है और अभी मुआहिदे पे बाकायदा मामला तय होने हैं, तो फिर ईरान क्या ज़्यादा सख्त रवैया दिखा रहा है?
देखें, एमओयू की कुछ कंडीशनैलिटीज़ थी। उसके अंदर ये भी था कि कोई एग्रेसिव एटीट्यूड्स नहीं होंगे और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा हतक-आमेज़ गुफ्तगू कर देते हैं, वो नहीं जी, जी, होगा। बिल्कुल। उसके बाद जब ये वहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर एमओयू के ऊपर बैठे, तो फिर एक टेक्निकल टीम भी बैठी, जिसने फर्स्ट राउंड मुकम्मल कर लिया हुआ है। हुँ, ईरान अगर सख्त रवैया दिखा रहा है या कोई और दिखा रहा है, मैं सिर्फ़ एक सवाल मेरे दिल में ये आ रहा है कि क्या जीसीसी मौजूद है? क्या टेक्निकली जीसीसी की कोई हैसियत है? क्या जीसीसी का कोई किरदार जंग रुकवाने में, सीज़फायर करवाने में या इस तमाम बहरान से निपटने के लिए जीसीसी, ओआईसी, अरब लीग आपको कहीं नज़र आए? क्या नेटो नज़र आया? क्या यूनाइटेड नेशन नज़र आया? इर्रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की कोई हैसियत नहीं हुआ करती, याद रखिएगा। जीसीसी ने बयान दिया, तो बयान की क्या परवाह क्या है किसी को? उनकी है उनको देख लिया उन्होंने। देखिए, हुँ, ये एक रियलिटी है और अगर सनाउल्लाह साहब जैसे ये फरमा रहे हैं कि जी वो इज़राइल जो है लबनान में रहेगा, तो क्या जो 14 नुकात हैं एमओयू के, हुँ, हुँ, उसके अंदर कहीं ये लिखा गया है कि इज़राइल अपनी फ़ोर्सेस जो है वो वापस बुलाएगा? क्या हुँ, इज़राइल को अगर हमला करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगा? क्या ये लिखा गया है कि गज़ा के अंदर जो उसने ज़ुल्म ढाया हुआ है और इलाके कब्ज़े किए हैं, 70% इलाके के ऊपर वो काबिज़ हो गया है, हुँ, क्या वहाँ से वो वापस जाएगा? तो इसका तो कोई ज़िक्र नहीं हुआ। तो फिर जो इज़राइल का चलें यही हमें देख लेना चाहिए कि इज़राइल अगर हम ये तस्वर कर लें कि जी वो लबनान से वापस जाने के लिए आया है और दरियाए लितानी को जो है वो छोड़ने आया है, तो ये बताइए कि जब से इज़राइल की नाजायज़ रियासत मारज़ वजूद में आई और उसने जितने कब्ज़े किए उनमें से किसको छोड़ा उसने? तो वो बिल्कुल। तो छोड़ने के लिए आए नहीं, वो तो ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए आए हुँ, और ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब बगैर अमेरिका की ताकत के मुमकिन नहीं है उनको और ये इस टाइम पे एक टेम्परेरी उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दिस इज़ कॉल्ड ए मैं इसको स्ट्रैटेजिक पॉज़ कहता हूँ। ये एक वक़्ती तौर पर एक पॉज़ आया है इस जंग के दौरान, लेकिन क्योंकि अरब दुनिया की मुआशी सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है, अरब दुनिया को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो इस टाइम पे जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते और साथ ही साथ अगर जीसीसी का अहम इजलास है, तो फिर सऊदी अरब ने ईरान और दीगर ममालिक को बुला के एक जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो एक इजलास तलब कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों हुँ, ईरान के साथ मफ़ाहमत की बात कर रहे हैं? क्योंकि जीसीसी मुल्कों को ये पता चल चुका है कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। बिकॉज़ आप एक जो पहले से ही हारा तो मैं नहीं कहूँगा, जो पहले से ही जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फ़ियर अ मैन हू हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़। अगर उनके पास कुछ वो है ही नहीं करने के लूज़ करने के लिए, तो वो क्या मतलब आप उनको क्या डराने के लिए ईरान को बैठे हैं? हुँ। हाउएवर इन सारे के अंदर आप देखिए कि जब ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई निकल गया, जो कि एक बहुत बड़ा यानी कि 7 मुख्तलिफ रियासतों को वो रिप्रेज़ेंट करती है रियासत, बिल्कुल। तो जब हुँ। जीसीसी की फिर क्या हैसियत रह गई? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जीसीसी को हम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, जिसका वजूद ही नहीं है और खुद अरब तो दुनिया अब्दुल्ला इस साहब बात को जैसे आप तस्लीम कर बात रही कर है। रहे हैं फिर कि क्या उसकी वजह हैसियत है? क्या है, उसके फैसलों की हैसियत और क्या जो है बहरीन की ईरान को ज़िक्र किया, जी, मैं जी। बहरीन का ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा। बहरीन पे आप देख लीजिए, वही बहरीन ना, जो ये कहता है कि हमें वी आर प्राउड टू हैव मोसाद लार्जेस्ट हेडक्वार्टर आउटसाइड इज़राइल। वो हुँ, कहते हैं हमें फ़ख्र है मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर। तो बिल्कुल। आप उस हुँ। बहरीन की बात कर रहे हैं जिसको ये भी खतरा है कि उसके मुल्क के अंदर राइट्स शुरू हो गए थे। जब शुरू-शुरू में अयाम में हमले हुए, तो वहाँ बाकायदा लोगों ने सड़कों पे जो है बाहर निकलना शुरू हुँ। कर दिया और उनकी लीडरशिप क्योंकि वहाँ अहले तशियों की तादाद एक काफ़ी बड़ी मौजूद जी, है जी। वहाँ। तो जब वहाँ की तो लीडरशिप जो है वो तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुल्क छोड़ के भाग चुकी थी। तो हम किस बात के ऊपर जो है वो बिलीव करें?